तो बच्चों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सेट थ्योरी, ठीक है ना। तो सेट थ्योरी में हमने क्या क्या देख लिया कि सेट की डेफिनेशन क्या होती है, एक। उसके बाद हमने देखा कि सेट को लिखने का तरीका कौन सा होगा। तो तरीके हमारे पास कौन कौन से दो आ गए थे। एक तो आ गया था सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने केवल कंडीशन को लिखा और कंडीशन लिखने से हम समझ गए कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। दूसरे वाले में हमने क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में, उसमें हमने क्या किया था, एक तरीके से सारे एलिमेंट्स को लेने की कोशिश करी और एक एक एलिमेंट को हम उसमें लिखते जाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि एलिमेंट सारे लिखने पड़ेंगे। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या फ़ायदा होगा, सेट बिल्डर फॉर्म में हमें ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम कम से कम शब्दों में समझ जाएंगे कि किसी भी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हम ले रहे हैं या फिर किस कंडीशन के अंदर हम उसमें एलिमेंट को ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि एम्प्टी सेट भी हो चुका है। एम्प्टी सेट मतलब रिक्त समुच्चय, नल सेट या फिर वॉइड सेट भी हम उसको कह देते हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर की कोई भी एलिमेंट नहीं होगा या फिर वो खाली होगा, उसको हम कह देते हैं कि ये रिक्त समुच्चय है या फिर नल सेट है, वॉइड सेट है, एम्प्टी सेट है, एक ही चीज़ है सब। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक चलेगा वो चलेगा फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम स्टार्ट करेंगे। इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये फाइनाइट होने का मतलब हो गया काउंटेबल। काउंटेबल का मतलब क्या हो गया कि जिसको हम गिन सकते हैं या फिर जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट को गिन सकते हैं कि कितने एलिमेंट उसके अंदर है। जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज अ सेट ऑफ इंग्लिश, अल्फ़ाबेट से लिए हुए जो लेटर्स होते हैं ना उनका एक सेट बना दिया। तो ये आ जाएगा ए बी सी से लेकर के जेड तक का, ठीक है। को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर्स कितने होते हैं, 26। इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, 26 होंगे। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 26। इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 26। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए के अंदर एलिमेंट्स की क्वांटिटी कितनी है, 26 है, या फिर हम उसको काउंटिंग करेंगे तो काउंटेबल है, 26 काउंटेबल है, ठीक है। तो इसको हमने कह दिया कि ये एक फाइनाइट सेट है या फिर इसके अंदर हम एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। तो एक चीज़ तो हो गई हमारी क्लियर कि फाइनाइट सेट कौन सा होगा। इसके बाद हम सेकंड देखते हैं, इसी से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे तो हमने क्या किया, अल्फ़ाबेट के लेटर्स लिए। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि बी सेट कोई है, इसके अंदर हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं। तो नेचुरल नंबर हमें पता है कि इनफाइनाइट तक हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें कोशिश करेंगे गिनने की तो इसके अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो ये जो क्वांटिटी है ना ये कैसी हो गई, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल क्वांटिटी जहां पर भी होगी सेट के अंदर, इसका मतलब समझ जाएंगे हम कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, ठीक है ना। दोबारा देख लेते हैं एक बारी। फाइनाइट सेट वो होगा जिसके पास एलिमेंट्स का जो क्वांटिटी होगी वो फाइनाइट नंबर होगी या फिर काउंटेबल होगी या फिर कोई एग्जैक्ट अमाउंट होगी कि इतने एलिमेंट इसके अंदर है। लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ कि बी जो सेट है उसके पास एलिमेंट्स कितने हैं, इनफाइनाइट। इनको हम काउंटिंग तो कर नहीं सकते, अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल जब भी होगा उसमें एलिमेंट, उसको हम बोल देंगे कि इनफाइनाइट सेट है या फिर इसके अंदर के एलिमेंट्स को हम नहीं गिन सकते। तो यह बन जाएगा आपका इनफाइनाइट सेट। इतना क्लियर हो गया। तो फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर अनकाउंटेबल, देन इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, ठीक है ना। तो परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय इनका नाम हो गया हिंदी में। और परिमित से मतलब क्या हो गया, परिमित, या फिर जिसका हमें पता है कि उसका बाउंड्री कितनी है। बाउंड्री कितनी है मतलब यहाँ पे पता है ना कि ये इसके अंदर लेटर्स कितने आएंगे, 26। और यहाँ पे हमें पता नहीं है इसकी बाउंड्री कहाँ तक जा सकती है ना। कोई इसका एंड तो है नहीं कि स्टार्ट किया 1 से तो इसका मतलब आगे जाएगा 2 3 4 5, आगे जाके 1000 भी जा सकता है, 2000 भी जा सकता है, 1 लाख भी जा सकता है, उससे आगे भी जा सकता है। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। तो जिससे इसकी बाउंड्री हो गई उसकी हमने बाउंड्री कर दी तो उसको बोल देंगे परिमित समुच्चय। और जिसकी बाउंड्री नहीं हो पाई, जिसको हमने एग्जैक्ट नंबर नहीं निकल पाया कि क्वांटिटी कितनी है, तो उसको हमने बोल दिया कि ये एक इनफाइनाइट सेट है, एक अपरिमित समुच्चय है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट सेट हमारा हो गया है, ठीक है। आएगा हमारे पास इक्वल सेट। तो
इक्वल सेट को देखने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट से हम तब जाने की कोशिश करेंगे इक्वल सेट की तरफ, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट जो होगा ना उसकी कुछ कंडीशन होगी और उस कंडीशन को जो फॉलो करेगा वही इक्वल सेट भी बनाएगा। कैसे देखते हैं। देखो ए एक सेट है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 और 5। तो एक तो बन गया ए सेट, 5 एलिमेंट है इसके पास, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और एक और सेट ले लेते हैं बी। तो बी के पास होगा, माना मैं ले लूं ए ई आई ओ और यू, तो ये भी एक और सेट बन गया बी का। तो इसके पास एलिमेंट कितने हैं? 5 हैं। तो मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, यहां पे भी लिख सकते हैं कि एलिमेंट कितने होंगे? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट जब दो सेट में इक्वल होंगे तो हम कह देंगे कि ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट, ठीक हो गया। तो इक्विवेलेंट सेट तक तो हम पहुंच गए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखें इससे थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो एक कंडीशन हो गई ना, रूल नंबर 1 बोल सकते हैं, फिर इसको कंडीशन नंबर 1 बोल सकते हैं। तो ये कंडीशन जब भी फॉलो होगी, ठीक है ना, तो जब भी ये कंडीशन फॉलो होगी हम समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ ए 5, नंबर ऑफ बी 5, कंडीशन पूरी हो गई एलिमेंट्स इक्वल होने की। तो जब भी ये कंडीशन होगी हम समझ जाएंगे कि ए और बी क्या है, आपस में इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है ना। अब इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड रूल क्या होना चाहिए या सेकंड कंडीशन क्या होगी कि ए के पास जो एलिमेंट है, ठीक है ना, वो सारे के सारे एलिमेंट्स इन बी होने चाहिए। ए के पास जो एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए एक, और बी के पास जो एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे ए के पास भी होने चाहिए। दोनों तरफ चलेगा काम। इसमें ए से चेक करना है पहले बी की तरफ, और बी से चेक करेंगे फिर ए की तरफ। तो ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट्स ए के पास होने चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इसके पास सारे के सारे कैसे हैं? नंबर है। इसके पास सारे कैसे हैं? लेटर्स हैं। तो इसके एलिमेंट इसके पास तो नहीं है ना, इसके एलिमेंट इसके पास है। अब यहां पे क्या करते हैं, एक तीसरा सेट ले लेता हूं मैं, जैसे सी। और सी लेने के बाद मैंने इसमें ले लिया 5 4 3 2 और 1। तो 5 4 3 2 1 ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? सी के। एलिमेंट्स कितने हैं सी के पास? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना है? 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास भी उतना ही है जितने इसके पास हैं, जितने इसके पास हैं। ए और बी क्या है आपस में? इक्विवेलेंट है, ठीक। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब इसके पास सबके पास होंगे इक्वल, इसका मतलब ये भी तो एक इक्विवेलेंट सेट बन गया ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब तीनों के सेम है, इसका मतलब ए बी सी तीनों के तीनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक। एक चीज हो गई। तो यहाँ पे एक रूल फॉलो हुआ था सिर्फ, कौन सा वाला? इक्विवेलेंट वाला। लेकिन इस कंडीशन में अगर मैं इसको ए के साथ कंपेयर करूं सी को, तो इसके पास एक है 1, तो इसके पास देखो 1 है क्या? इसके पास है। 2 इसके पास है, 2 इसके पास भी है। इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है। इसके पास 4 है, इसके पास 4 है। इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है। उल्टा चेक करेंगे तो इसके सारे एलिमेंट जितने भी हैं वो सारे के सारे ए के पास भी हैं। तो इसने क्या करा, एक रूल जो है सेकंड वाली कंडीशन, इसको भी फॉलो किया। फर्स्ट कंडीशन को तीनों फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ए बी और सी तीनों के तीनों इक्विवेलेंट है। लेकिन जो सेट सेकंड कंडीशन को भी फॉलो करेंगे, को भी मतलब पहली कंडीशन तो होनी चाहिए, उसके साथ साथ सेकंड कंडीशन भी जो फॉलो करेंगे उसको बोलेंगे हम कि ए और यहाँ इस कंडीशन में सी, ए एंड सी आर इक्वल सेट्स। और डिनोट करने का तरीका क्या होगा? ए इज इक्वल टू सी, ठीक है ना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। ए बी दो सेट हैं जिनके पास नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5।
फिर हमने क्या किया, एक और सेट ले लिया सी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इज इक्वल टू 5। तीनों के पास एलिमेंट क्या है, सेम है, इसका मतलब तीनों सेट आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, तो इक्विवेलेंट होने की केवल एक कंडीशन है, अगर उसको फॉलो कर दिया तो इक्विवेलेंट हो जाएंगे। सेकेंड कंडीशन को भी जो फॉलो करेगा उसको हम बोलेंगे कि ये इक्वल सेट है। इसकी कंडीशन क्या है कि ए के सारे एलिमेंट बी के पास होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए के पास होने चाहिए। तो लेकिन सेकंड कंडीशन को फॉलो कर रहा है सिर्फ ए और सी। ए के पास जो एलिमेंट है सारे के सारे, वो सारे के सारे सी के पास भी हैं, और सी के पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे ए के पास भी हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए सेट सी सेट के इक्वल हो जाएगा, ए इज इक्वल टू सी, इसको लिखने का तरीका हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं इसके बाद वो देखने वाले हैं हम सबसेट को, सबसेट या फिर उपसमुच्चय। ठीक है, तो इसके अंदर देखो नाम के अंदर छुपा हुआ है सेट। ठीक है, तो जहाँ पे नाम में सेट है छुपा हुआ, इसका मतलब ये क्या होगा, एक सेट तो होगा ही होगा। और सब सेट का मतलब क्या होगा कि ऐसा सेट जो किसी के अंडर में होगा। एक तरीके से सब का मतलब क्या होता है, सब इंस्पेक्टर है तो इंस्पेक्टर के अंडर में काम करेगा, वो सब इंस्पेक्टर हो गया। वैसे सेट के अंडर में, किसी सेट के अंडर में जो होगा उसको हम बोलेंगे कि वो सब सेट है। इसी कंडीशन कैसे समझेंगे, देखो जैसे ए सेट ले लिया हमने, इसके पास है नंबर 1 से लेकर के और 10 तक के। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि इसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, इन एलिमेंट्स को उठा करके कोई एक सेट बनाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक सेट में ले लिया मैंने b इज इक्वल टू 1, 3, 5, 7 और 9। एक सेट ले सकता हूं मैं c इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 और 10। तो ये एक सेट होगा। अच्छा, इस सेट को लिखने की कंडीशन क्या होगी कि 1 से लेके 10 तक, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के 10 तक में सारे के सारे ऑड नंबर्स। एक, इसकी कंडीशन क्या होगी, 1 से लेकर के 10 तक, नेचुरल नंबर में 1 से लेकर के 10 तक, उसके बीच में आने वाले सारे इवन नंबर्स। ये चीज हो गया। तो ऑड नंबर और इवन नंबर। अब देखो, जब मैंने इसको बना रहा था ना मैं, तो इसको बनाते हुए अगर मैंने जैसे इसके हिसाब से ध्यान रखा, इसके पास क्या है, 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर है। इसके पास मैंने क्या किया, जब इसकी डेफिनेशन जब मैंने बोली तो मैंने क्या बोला कि 1 से लेकर के 10 तक, तो 1 से लेकर के 10 तक नेचुरल नंबर हो गया एक कंडीशन। 1 से लेकर के 10 तक के नेचुरल नंबर में से, मतलब इसके अंदर से मैंने क्या किया, सिर्फ उन एलिमेंट्स को लिया जो कि कैसे नंबर है, ऑड नंबर्स। तो 1, 3, 5, 7, 9 ये सब कहाँ छुपे हुए हैं, इस सेट के अंदर छुपे हुए हैं। एक, उसके बाद सेकंड कंडीशन में मैंने क्या कहा था कि 1 से लेकर के 10 तक के बीच में नेचुरल नंबर, 1 से लेकर के 10 तक के बीच में नेचुरल नंबर, इनमें से सिर्फ इवन। तो ये जो सेट है ना, ये सेट को बनाने के लिए मुझे कहाँ देखना पड़ रहा है, इसके अंदर। तो जब मैंने इसके अंदर देख करके फिर मैं क्या करूंगा, एलिमेंट्स को लूंगा। तो मेरे पास एलिमेंट्स आ जाए 2, 4, 6, 8 और 10। तो क्या किया हमने, किसी एक सेट के अंदर देख करके वहां से एलिमेंट्स को लिया। तो ये जो b हमने लिया ना, b के जो सारे एलिमेंट्स हमने लिए a से लिए, तो ये क्या कहलाएगा, b एक सबसेट होगा a का। तो इसको लिखने का तरीका होगा इस तरीके से, b इज अ सबसेट ऑफ a। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होगी। c के सारे एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं, a से। तो इसमें एक चीज और ये ध्यान रखना कि c a का सबसेट कब होगा, जब मैं उसके अंदर से एलिमेंट ले रहा हूं, लेकिन सारे c के अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो a के अंदर ना हो। जैसे यहाँ पे मैंने 2, 4, 6, 8, 10 लिखा ना, तो 10 से आगे नहीं गया। क्यों नहीं गया, क्योंकि इसके अंदर से लेने थे ना हमने नंबर्स। तो जब हमने नंबर्स इसके अंदर से लिए हैं, इसका मतलब जो भी नंबर इसके अंदर आएगा वो कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, और जो इसके अंदर हमने नंबर लिए हैं वो नंबर कहीं ना कहीं इसके अंदर होंगे। तो b और c को बनाने में हमने a से हेल्प ली। तो यहां से हमने एलिमेंट्स को उठाया, तो जहां से हमने एलिमेंट्स को उठाया उसके सबसेट हमारे पास आ जाएंगे b और c। जहां से हमने एलिमेंट्स को लिया a से, उसके बाद हमने बना दिया एक सबसेट। ये भी एक सेट है अपने आप में, एक कंडीशन। ठीक है, तो इसकी कंडीशन लिख लेते हैं पहले। कोई भी सेट सबसेट होगा कब, नंबर 1, एक तो वो खुद में एक सेट होना चाहिए, एक। दूसरी कंडीशन क्या होगी
कि ऑल एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम अ सेट। दूसरी कंडीशन ये होगी, ऑल एलिमेंट्स आर टेकन फ्रॉम ए सेट, इसके अंदर के सारे एलिमेंट हमने किसी सेट के अंदर से लिए हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन हो गई, ये खुद में एक सेट है एक, इसके अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं वो हमने किसी एक सेट के अंदर से ले रखे हैं। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में बी ए का एक सबसेट हो जाएगा और सी भी एक का एक सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो इन दोनों कंडीशन में हमने देखा कि ए से हमने लिया, यहाँ पे भी हमने ए से लिया, तो ए को क्या कहेंगे हम, इसका सुपर सेट। ए इज अ सुपर सेट ऑफ बी एंड सी। तो ए के एलिमेंट्स हमने बी और सी को बनाया, तो बी और सी सबसेट हो गए ए के। बी और सी को किसके एलिमेंट से लेकर बनाया हमने, ए के एलिमेंट से लेकर के बनाया ना, तो ए बन जाएगा उन दोनों का एक सुपर सेट, या इसको अधिसमुच्चय कह देते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक बारी हम एक और एग्जांपल लेकर के देखते हैं, जैसे कि मैं सेट ले लूं n इज इक्वल टू 1, 2। ठीक है, तो n ऐसा एक सेट बना दिया हमने जिसके पास एलिमेंट कौन कौन है, 1 और 2 है, 1 और 2 है। ठीक, इसके बाद हमने क्या करना है, इसके सबसेट बनाने की कोशिश करनी है, या फिर हमने इसके एलिमेंट्स लेकर के सेट बनाने की कोशिश करनी है। तो जैसे मैं अगर इसके अंदर से केवल एक एलिमेंट को ले लूँ तो मैं ले सकता हूँ केवल एक को, इसका एक सेट बन गया। सिंगल ऑब्जेक्ट भी तो हो सकता है ना किसी उसके अंदर, सेट के अंदर। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, 1। इसके बाद हमने एक दूसरा एलिमेंट ले लिया 2, ये भी हमने सिंगल लिया। ठीक है ना, एक बार एक ले लिया, एक बार 2 ले लिया। इस तरीके से कितने सेट बन गए, 2 सेट बन गए। एक बार मैं क्या कर सकता हूँ कि इन दोनों सेट को ले सकता हूँ, तो एक को लिया और 2 को भी ले लिया, सॉरी एलिमेंट्स। तो ये दोनों एलिमेंट्स जब मैंने एक साथ ले ली तो ये इसमें क्या बन गया, एक और सेट बन गया। तो एक कंडीशन में मैंने एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट, फिर एक और एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट ले लिए एक। उसके बाद मैंने क्या किया, दो एलिमेंट लेना शुरू किया, तो एक के साथ 2 आ गया, इसके अलावा और कोई चांस तो इसमें है नहीं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी हो सकती है कि इसके अंदर से ना मैंने एक को लिया ना मैंने 2 को लिया, तो उस कंडीशन को मैं कह दूंगा कि मैंने कुछ नहीं लिया, खाली, या फिर ये आ गया आपका एम्प्टी सेट 5। तो इन सब को अगर मैं इकट्ठा करूं और इन सब को ऑब्जेक्ट मान करके एक सेट बनाने की कोशिश करूं, तो इन सब से मिलकर के जो सेट बनेगा, ठीक है ना, इन सब को से मिला करके जो सेट बनेगा उसको कहेंगे हम पावर सेट ऑफ n। बात समझ में आ गई। n कोई सेट है, इसके अंदर से हमने एलिमेंट्स को लिया, कितने तरीके से ले सकते हैं, एक बार हमने एक एलिमेंट लिए, ठीक, उसके बाद हमने इसमें से 2 एलिमेंट लिए, इसके अलावा और कोई चांस इसमें है नहीं। तीसरा चांस क्या बच गया, सिर्फ एक, कि ना मैं 1 को लेता हूँ ना मैं 2 को लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 5 सेट या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका पावर सेट। तो पावर सेट से क्या समझे कि पावर सेट क्या है, एक कलेक्शन है किसका, किसी सेट के सबसेट्स का। किसी सेट के सबसेट्स को इकट्ठा करके जब हमने कोई सेट बनाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम कह देते हैं कि ये एक पावर सेट बन चुका है। ठीक है, इसके बाद तो पावर सेट भी हमारा हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट अच्छा, इसके बाद हम देख लेते हैं एक बारी कि हमने क्या किया था कि बहुत सारे हमने नंबर्स के सेट बनाए थे ना, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, और उसके बाद रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। तो ये हमने सेट बनाए थे कुछ जो हमने जनरली डिनोट करने के लिए बनाए गए थे। तो नेचुरल नंबर में हमको पता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे, 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक आ जाएगा। इसके बाद होल नंबर्स में आएंगे हमारे पास 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 2 3 ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक।
एक सेट ये आ गया था हमारे पास होल नंबर का सेट। फिर पॉजिटिव इंटीजर का सेट, तो इसके पास कौन कौन से एलिमेंट आए थे, 1 2 से करते करते इनफाइनाइट तक का। ठीक, इसके बाद आए थे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स, इसमें हमारे पास आए थे माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए, फिर हम कहाँ पहुँचे थे, -1 तक। ठीक है, इसके बाद हमने जेड में देखा था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होगा, पूरी नंबर लाइन में नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको इकट्ठा किया, साथ में 0 को भी ले लिया, तो इससे हमने बना दिया था आपका माइनस इनफाइनाइट से -1, फिर उसके बाद प्लस में 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो ये हमारे पास इंटीजर्स का एक और सेट आ गया था कि इसके अंदर x जैसा एलिमेंट होना चाहिए, और x की फॉर्म कैसी होनी चाहिए, p/q की, जहाँ पर q की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरीके से। ठीक है, और q डैश के पास हमने कौन से नंबर दे लेते हैं कि जो q के पास नहीं है, जो भी नंबर q के पास नहीं है वो सब के सब q डैश में चले जाएंगे, इर्रेशनल नंबर में चले जाएंगे, जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये सब हो चुका है। x such that x can't be represented as p/q। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे के सारे ये सेट बनाए थे। ठीक है ना, अब इसके अंदर हम देने की कोशिश करेंगे कि ये जो टाइप्स ऑफ सेट है ना, कौन कौन से टाइप्स ऑफ सेट हमको यहाँ पे मिल सकते हैं। तो सबसे पहला है आपका एम्प्टी सेट। ठीक है, तो इसके अंदर देखते हैं कि एम्प्टी सेट कहाँ पे मिलेगा, देखो। ठीक है ना, तो अब मैं क्या करता हूँ कि देखने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि ये प्लस जेड वाला एक सेट ले लिया, और माइनस जेड वाला भी एक और सेट है। ठीक है ना, तो प्लस जेड के पास जो एलिमेंट है और माइनस जेड के पास जो एलिमेंट है, क्या वो कोई कॉमन हो सकते हैं क्या आपस में? इसके पास पॉजिटिव नंबर होंगे सारे, इसके पास सारे नेगेटिव नंबर होंगे। अगर मैं इन दोनों को मिला करके पूछूं कि ऐसा एलिमेंट बताओ, और इसको नाम दे दिया मैंने, ए नाम ले लो, चलो। तो इन दोनों को देख करके ये बताना है कि ऐसे एलिमेंट लेने हैं, ए के पास ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जो प्लस जेड के पास भी हो और माइनस जेड के पास भी हो। ठीक है, तो ऐसा कोई एलिमेंट तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे ये सेट खाली है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इज इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन बन जाती है किसकी, आपकी एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट मतलब जिसके पास एलिमेंट्स नहीं है, जिसको हमने कहा था कि ये 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट भी इसके अंदर कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसके नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं गिन सकते। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ भी नहीं गिन पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं गिन पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं गिन पाएंगे, यहाँ पे भी नहीं, किसी भी कंडीशन में इसमें कोई भी फाइनाइट सेट नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट नहीं होगा, इसका मतलब एक बनाना पड़ेगा हमको खुद से। जैसे मैं बी एक सेट बना दूं जिसके पास इंग्लिश अल्फाबेट से वोवेल्स हो, तो बी एक ऐसा सेट है जिसके पास वोवेल्स है, वोवेल्स फ्रॉम इंग्लिश अल्फाबेट। तो बी के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे कितने होंगे? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 5। तो 5 क्या है? एक फाइनाइट नंबर है, इसका मतलब ये कैसा सेट होगा? एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इक्वल सेट। तो देखो n और प्लस जेड, इन दोनों में कुछ चीज़ें कॉमन है। कॉमन क्या है? देखो, इसकी स्टार्टिंग हुई 1 से इनफाइनाइट तक गया, इसकी स्टार्टिंग भी हुई 1 से इनफाइनाइट तक गया। तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? पॉजिटिव में नंबर होंगे सारे, इसके भी सारे पॉजिटिव में। इसके अंदर का हर एक एलिमेंट इसके पास भी होगा। प्लस जेड के पास जो एलिमेंट है वो सारे के सारे n के पास भी होंगे। तो n के पास सारे एलिमेंट जो है वो जेड के पास हैं, जेड के पास जो एलिमेंट है सारे के सारे इसके पास भी हैं। इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, इसके पास भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू जेड। ठीक है, तो n और z आपस में कैसे होंगे? z नहीं लिखेंगे इसको प्लस जेड लिखना पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव की बात कर रहे हैं ना हम सिर्फ। तो n और प्लस जेड आपस में कैसे सेट हो गए? इक्वल सेट हो गए। ठीक है, ये हमने देख लिया। फिर बात करेंगे हम सबसेट की। तो सबसेट की बात अगर हम इस पे करेंगे पर्टिकुलरली, तो देख के क्या पता चल रहा है? देखो, जैसे ये W है ना, जैसे W क्या है? एक होल नंबर का सेट है। तो इसके अंदर से अगर मैं एलिमेंट्स को उठाऊं, इसके अंदर से अगर मैं एलिमेंट्स को उठाऊं और कोई सेट बनाने की कोशिश करूं, तो इसके अंदर से उठाऊं, अगर मैं जैसे 1 से स्टार्ट करता हूं उठाना,
1 से स्टार्ट किया और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो 1 से इनफाइनाइट तक जब मैं जाऊँगा तो मेरे पास एक सेट जो बनेगा 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक उठाया मैंने। अब जो सेट बना तो देखो ये सेट क्या ये नहीं है नेचुरल नंबर का सेट है कि नहीं है। प्लस जेड वाला सेट भी सेम वैसे ही है, क्योंकि एन जैसा है वैसे ही तो प्लस जेड भी है। तो इसका मतलब एन या फिर प्लस जेड ये दोनों सेट क्या होंगे, होल नंबर का एक सबसेट बन जाएगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स, या फिर पॉजिटिव इंटीजर्स इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। अच्छा, इसके अंदर और भी देखते हैं हम कुछ कंडीशंस। नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, प्लस जेड वाला भी एक सबसेट है होल नंबर का, फिर होल नंबर भी एक सबसेट होगा किसका, इंटीजर्स का। तो टोटल इंटीजर है उसके अंदर कहीं होल नंबर होगा, तो इसका अगर सबसेट होल नंबर होगा और होल नंबर का सबसेट तो ये है, इसका मतलब ये भी एक सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का। या फिर इसको भी लिख सकते हैं हम कि ये भी एक सबसेट हो जाएगा इंटीजर्स का। तो इंटीजर के अंदर जो एलिमेंट है उससे निकाल करके मैं नेचुरल नंबर के एक सेट बना सकता हूँ, या फिर इसके अंदर से निकाल के मैं एक प्लस जेड का सेट बना सकता हूँ, या फिर इसके अंदर से मैं माइनस जेड का भी एलिमेंट निकाल के एक सेट बना सकता हूँ। तो एन डब्ल्यू प्लस जेड और माइनस जेड के जो सेट है सारे के सारे ये जेड के क्या होंगे, एक सबसेट होंगे। तो एन इज ए सबसेट ऑफ जेड, डब्ल्यू इज ए सबसेट ऑफ जेड, प्लस जेड इज सबसेट ऑफ जेड, माइनस जेड इज ए सबसेट ऑफ जेड। ये सारे के सारे इसके सबसेट होंगे। फिर क्या होगा उसके बाद क्यू। तो क्यू के अंदर ऐसे एलिमेंट हैं जो कि हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर के अंदर भी सारे जो एलिमेंट होंगे इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अंदर के एलिमेंट्स को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। सारे के सारे जितने भी हैं यहाँ तक हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे जो सेट हैं ये कहाँ हैं, क्यू के अंदर या फिर रैशनल नंबर के अंदर, क्योंकि ये सारे नंबर कैसे हैं, रैशनल नंबर तो होंगे ये सारे के सारे, क्योंकि पी बाई क्यू की फॉर्म में इन सबको हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पता चलेगा कि एन क्यू का, डब्ल्यू भी क्यू का, प्लस जेड भी क्यू का, माइनस जेड भी क्यू का और जेड भी क्यू का एक सबसेट होगा। और लास्ट में आ जाता है आपका क्यू डैश। तो क्यू डैश में क्या होगा कि जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो ये थोड़ा अलग चला गया। ये जो एलिमेंट है ना सारे के सारे, ये जो सेट बने हुए हैं इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये एलिमेंट्स इससे बाहर हैं, क्योंकि जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वो दोनों अलग हो जाएंगी बातें। ठीक, अच्छा, इसके बाद हम देख रहे थे पावर सेट तक हमारा हो चुका है। यूनिवर्सल सेट समझने की कोशिश करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन लेके चल रहा हूँ, एक लेके चलता हूँ जैसे क्यू वाली। तो क्यू यहाँ पे जो होगा ना, इन पूरे सेट में क्यू जो होगा, तो क्यू कैसा सेट होगा, जेड का सुपर सेट। ठीक है, तो जेड का सुपर सेट हो जाएगा क्यू, क्योंकि क्यू से हम जेड को बना सकते हैं। क्यू से अगर मैं एलिमेंट को लूँगा तो उससे मैं जेड को बना सकता हूँ। ठीक, तो उसी तरीके से मैं क्यू से लेकर के माइनस जेड को भी बना सकता हूँ, क्यू से लेकर के प्लस जेड को भी बना सकता हूँ, क्यू से लेकर के डब्ल्यू और एन को भी बना सकता हूँ। ठीक, तो इस सारे के सारे जितने भी ये सेट हैं, ये सारे के सारे सेट के अंदर जो भी एलिमेंट हैं इन सबको हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। 0, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। तो नेचुरल नंबर भी नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, होल नंबर को भी दिखा सकते हैं, प्लस जेड, माइनस जेड, जेड, क्यू और क्यू डैश। ये सारे के सारे नंबर्स कैसे हैं कि इनको हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो नंबर लाइन के ऊपर जिन नंबर्स को हम दिखा सकते हैं उन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं कि ये रियल नंबर होंगे। रियल का मतलब क्या हुआ, वास्तविक या असली। तो असली नंबर कौन होगा, जिसको हम कहीं पे दिखा सके ना। जिस भी नंबर को हम अगर हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं, इसका मतलब वो कैसा है, असली नंबर है। तो असली नंबर ये सारे के सारे हो जाएंगे, क्योंकि इन सबको हम नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ पर होगा। तो ये जो मिल गया हमको नंबर लाइन के ऊपर के सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट्स किसके पास होंगे, रियल नंबर के पास। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि रियल नंबर के अंदर से मैं नेचुरल नंबर निकाल सकता हूँ, क्योंकि रियल नंबर इसके ऊपर है, इसके ऊपर जो नंबर है वहीं से तो हमने नेचुरल नंबर को लिया। ठीक, रियल नंबर के पास क्या है, सारे नंबर, वहाँ से हमने डब्ल्यू ले लिया, प्लस जेड ले लिया, माइनस जेड ले लिया, जेड ले लिया, क्यू ले लिया और क्यू डैश। तो ये सारे नंबर नंबर लाइन के ऊपर हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो कुछ भी आ सकता है वो सारे के सारे रियल नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे सेट मैं रियल नंबर के पास से ले रहा हूँ। तो रियल नंबर का जो सेट होगा, जिसको हम आर कह देते हैं,
इसका मतलब ये R जो है ना, ये इन सब के सुपर सेट का काम करेगा। तो सुपर सेट जो बन जाएगा इन सब का, कंप्लीट का बात करें ना पूरे के पूरे की, तो जो कंप्लीट का सुपर सेट बनेगा उसको हम कह देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल, ठीक है ना। तो वो सेट जिसके पास सारे सेट हैं बाकी के, उसको हम बोल देते हैं कि वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम देखो थोड़ा सा एक दोबारा देखते हैं, देखो यूनिवर्सल एक होता है और एक होता है सुपर सेट। एक तो होता है यूनिवर्सल और एक होता है सुपर सेट, सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट ये होता है, ठीक है ना। तो सुपर सेट तो वो होगा जो कि अपने एलिमेंट्स को देख करके कोई सेट बनवा रहा है। जैसे यहाँ पे ले लो Q है ना, तो Q के पास जो भी एलिमेंट है ना सारे के सारे, उससे Z भी बन सकता है, उससे -Z भी बन सकता है, उससे +Z भी बन सकता है, W भी बन सकता है, N भी बन सकता है। इसका मतलब कि Q Z का, -Z का, +Z का, W का और N का एक सुपर सेट होगा, ठीक है। तो ले सकते हैं कि Q एक सुपर सेट होगा, किसके लिए? बाकी के सारे सेट्स के लिए। तो Q इज सेट ऑफ Z, -Z, +Z, W और N। इसको छोड़ देंगे, इसका नहीं होगा क्योंकि इसकी कंडीशन इसकी बिल्कुल अपोजिट है ना, इसकी कंडीशन इसकी अपोजिट है। तो इसके एलिमेंट में मैं यहाँ से नहीं ले सकता हूँ Q के पास से, क्योंकि इसके पास तो ऐसे एलिमेंट होंगे ही नहीं, ठीक है ना। इसके बाद Q बन जाएगा एक सुपर सेट, किस किस का लिख देते हैं यहाँ पे, Q इज अ सुपर सेट ऑफ +Z, -Z, W, N, इन सब का सुपर सेट बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे सेट का कलेक्शन बना दिया हमने, तो इन सारे सेट के कलेक्शन को मैं रियल नंबर के पास जो एलिमेंट होंगे वहां से लेकर के बना सकता हूं। तो रियल नंबर के अंदर ये सब कुछ छुपा हुआ है, ये समझ सकते हैं हम। रियल नंबर के पास ये सब कुछ छुपा हुआ है, इसका मतलब रियल नंबर जो होगा ना इन सबको बना रहा है। तो जो चीज सबको बना रही है वो कैसी हो जाएगी? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में आ जाएगा आपका R। तो R इन सब के लिए यूनिवर्सल सेट है, और Z, +Z, -Z, W और N के लिए जो Q है वो क्या हो जाएगा? एक सुपर सेट हो जाएगा। तो सुपर सेट और यूनिवर्सल सेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। सुपर सेट क्या होगा कि किसी एक छोटे से ग्रुप में जहाँ से हम ले सकते हैं एलिमेंट, वो हो जाएगा सुपर सेट। लेकिन अगर हम एज ए होल की बात करेंगे, इस पूरे के कंप्लीट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो N, W, +Z, -Z, Z, Q, Q' अगर मैंने इन सब की बात करी तो ये सब के लिए R एक सुपर सेट है, और इसके अलावा और तो हमें कुछ बना नहीं सकते। तो इसका मतलब R बन जाएगा इन सब का यूनिवर्सल सेट।